हाँ चलो एक बार दोनों सेट डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके सभी ने आंसर गलत बनाए, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन एंड गिव यूनिट ऑफ करंट। तो ये करंट तो लगभग सबने डिफाइन कर लिया था, इट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और उसका यूनिट हो जाएगा आपका एम्पियर। इन द सेम वे पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फॉर्मूला भी लिख दो और यूनिट भी लिख दो, ठीक है। तो करंट हो गया आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में करंट हो गया आपका I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एम्पियर हो गया उसका यूनिट, और पोटेंशियल हो गया आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड यूनिट हो गया आपका वोल्ट। सेकेंड था, हाउ डज यूज ऑफ अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अपन लिखे हैं कॉपी में, फ्यूज वायर का रोल क्या है। इसमें नहीं करना था, एक और क्वेश्चन में दिया था उसमें करना था, इसमें डिफाइन कहाँ करने को है। इसमें आपको करंट डिफाइन करने को है ना, कि 1 एम्पियर और 1 वोल्ट। क्लियर के पेपर में ऐसे हाँ सेट है। कॉपी कार्ड है। फिर थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। यहाँ आप ए की जगह 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ की जगह 1 मीटर पुट करोगे, यू विल गेट रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर पूछा कि इन a series electrical circuit comprising a resistor made up of a metallic wire, the ampere reads 5 ampere, ammeter reads 5 ampere, the reading of ammeter decreases to half when the current of wire is double, sorry length of wire is double। देखो अगर लेंथ को हमने डबल किया है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो करंट आपका हाफ हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है। रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट करंट रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में एक सर्किट था जिसमें ऐसा लिखा था कि एक 2 ओम का रेजिस्टर है, एक सर्किट बनाना था आपको, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ cell, a key, a ammeter, a resistance of 2 ohm in series is a combination of two resistors 4 ohm each। ये 2 ohm का, ये दोनों 4 ohm के, तो इन दोनों का 4 का मतलब ही तो 2 है ना, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तो 2 ही आएगा। तो आपसे पूछा है, will the potential difference across the 2 ohm resistor be same as that of the parallel combination of 4 ohm। तो आंसर क्या होगा, यस, दोनों में सेम पोटेंशियल होगा, बिकॉज दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, ठीक है। भले इसका चार्जर दिख रहा है, बट कॉम्बिनेशन का वैल्यू तो 2 ओम ही होगा, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके जितना ही होगा, इसका आंसर यस होगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट है तो ठीक है, ये आपका किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट हो जाएगा, और इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आप, सॉरी 6 में, वाइज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग, ये मैंने लिखवाया है कॉपी में, आप लोग पढ़ के नहीं आता एक्चुअली, जो कॉपी में लिखवाया है उसका आंसर और आपके आंसर में जमीन आसमान का अंतर रहता है, कुछ तो सिमिलैरिटी रहनी चाहिए, उसको अपने वर्ड्स में लिखने के चक्कर में पूरा मीनिंग चेंज कर देते हो आंसर की। क्वेश्चन नंबर 7, जूल हीटिंग इफेक्ट है, वहां पे आपको शुरू से बताना है पहले हीट कैसे जनरेट होती है, वर्क करना पड़ता है चार्जेस को, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट, पहले ये बताना है। फिर उसको डिराइव करना है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू क्यू, सॉरी V इज इक्वल्स टू, हाँ W बाई Q से स्टार्ट करना है, ये अपना। तो वर्क डन यहाँ से आएगा V इंटू क्यू, फिर यहाँ से V इंटू आई इंटू टी, फिर यहाँ से आपका V इंटू, सॉरी V की जगह आई आर डाल देंगे तो आई स्क्वायर आर टी,
ये वर्क डन हुआ, फिर एक लाइन लिखना है कि यही वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, therefore heat is equals to I square RT। इतना डेरिवेशन में रहना चाहिए। फिर फॉर्मूला लिख दिया आखिरी का, इसको डिराइव नहीं किए। उसके बाद जो एप्लीकेशन थी उसको समझाना था, दिस 4 एप्लीकेशन, एटलीस्ट 4 एप्लीकेशन में फेल है। लास्ट 8 क्वेश्चन था सर्किट का। ये 4 ओम का रेजिस्टर है, फिर यहाँ एक एमीटर लगा हुआ था, ये 8 ओम, ये 8 ओम, देन यहाँ एक और एमीटर है, ये स्विच है आपका एक, ठीक है। ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये एक एमीटर 1, ये एमीटर 2, और ये हो जाएगा आपका 8 ओम और ये 8 ओम, ठीक है। और बैटरी आपकी है 8 वोल्ट। पहला क्वेश्चन पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम, तो इसका तो लगभग सबने सही आंसर बताया, इसका आंसर होगा 4 ओम। इफेक्टिव ऑफ 8 8 कितना हो जाएगा 4, आधा कर देंगे। और ऐसे आप प्रोडक्ट अपॉन सम भी करोगे तो 64/16 इज 4, 64/16 इज, ठीक है। सेकंड पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम। 4 ओम के लिए आपको डायरेक्टली 8/4 कर दिए थे, ऐसे नहीं निकालना है करंट। करंट मैंने हर बार बताया कि करंट किस पे डिपेंड करता है कि पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है। तो 4 और 4 8, तो करंट कितना हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 8/8, दैट इज 1 एम्पियर, ना कि 2 एम्पियर। हाँ, ये अगर पैरेलल में होता है इसके साथ तो आप बोलते हैं ना कि 8 वोल्ट पूरा इसका पोटेंशियल, क्या 8 वोल्ट पूरा इसका पोटेंशियल थोड़ी ना है, वो 8 वोल्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो करंट भी दोनों के हिसाब से क्रिएट होगा। तो इसलिए पहले पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और फिर आपको टोटल करंट मिलेगा। अब क्योंकि ये 4 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो जो करंट यहाँ फ्लो होगा वही 4 ओम में फ्लो होगा, वही आके इनके पास आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट में, क्योंकि दोनों बराबर रेजिस्टर है। अगर यहाँ पे आके आपका 1 एम्पियर करंट है ना, ये 1 एम्पियर आके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 0.5 इधर 0.5, क्योंकि दोनों बराबर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। समझ में आई बात? ओके, ये आपका करंट हुआ। उसके बाद क्योंकि करंट ही गलत निकाले इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी गलत निकाले, 4 into 2 कर दिए, जबकि 4 into 1 करना चाहिए था। V is equals to I into R, तो I यानी कि 1 into 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट निकल गया। तो आपके हिसाब से ये 8 वोल्ट की बैटरी का पूरा यूज यही कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। तो आंसर 8 वोल्ट आ रहा था, क्योंकि आप लोग का करंट ही 2 एम्पियर आया ना, तो 2 into 4 किए, यही चीज गलत है तो आगे सब चीज गलत होगी। जिसमें पावर भी करंट के फॉर्मूला से निकाला उसका पावर भी गलत हो गया, क्योंकि आपने करंट को सब जगह 2 2 2 लेके चला, क्योंकि करंट क्या है 1 एम्पियर। क्लियर है? पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम तो हो जाएगा आपका 4 into 1 और व्हाट, और डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, डिफरेंस कुछ नहीं होगा एमीटर रीडिंग में। एमीटर सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो कहीं पे भी कनेक्टेड हो इट विल गिव द सेम रीडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एमीटर इसका बताएगा, ये एमीटर इसका बताएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सीरीज में उसको लगाया ही इसलिए गया है कि सीरीज में करंट एक ही फ्लो करता है तो वो वही रीडिंग देगा एग्जैक्टली जितना सीरीज में फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस वाज सेट 1। सेट 2 में, सेट बी मतलब, सेट बी में पहला क्वेश्चन था, ये लगभग सबका गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन, a given length of a wire is double on itself and this process is repeated once again। ये टाइप का क्वेश्चन किया, पर जब डबल ऑन इटसेल्फ होता है तो एरिया बढ़ जाता है। अगर आप एक वायर को ही उसके ऊपर फोल्ड करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने उसको फोल्ड किया और 2 बार फोल्ड किया तो उसकी लेंथ जो है, पहले उसकी लेंथ L थी तो अब हो गई उसकी लेंथ L/4। पहले एक डबल किए तो आधा हुआ लेंथ, फिर वापस फोल्ड कर दिए तो 1/4 हो गया, ठीक है। एरिया पहले A था तो अब एरिया बढ़ के 4A हो गया, 4 टाइम्स एरिया बढ़ गया। अगर लेंथ आपकी 4 टाइम्स बढ़ी है, सॉरी घटी है, तो एरिया आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसके ऊपर एक फोल्ड हुआ ना तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। नाउ इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इज इक्वल्स टू रो L/A, और इसका निकालने के लिए R इज इक्वल्स टू रो L की जगह L/4 और A की जगह 4A। तो कितना आया, रो L/16A, दैट इज नथिंग बट, इसको अगर मैं R1 देता हूं, इसको R2 देता हूं तो R1/16। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो 16 टाइम्स कम होगा। तो सब में बस इतना नहीं है कि हाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा,
पर बात तो वैल्यू पूछा ना कि व्हाट विल बी द चेंज, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, 1/16। उसके बाद का क्वेश्चन तो सिंपल था, जो अपना रेटिंग वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको उस पर्टिकुलर बल्ब का या लैंप का या आयरन का किसी भी अप्लायंस का अगर आपको पावर दिया है और उसका ऑपरेटिंग वोल्ट दिया है, पोटेंशियल दिया है, तो आप इससे दो डेटा तुरंत निकाल सकते हो। एक आप निकाल सकते हो उसका रेजिस्टेंस, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर करके आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। एंड P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई करके उसका करंट निकल जाएगा। ये तो पूछा आपसे रेजिस्टेंस एंड करंट। इसके बाद था व्हाट इज मेंट। देखो ये जब बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ वेटेज होता है मार्क्स का, है ना। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके हर एक सेक्शन का एक एक नंबर था, तो इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि हमने कोई क्वेश्चन का पार्ट छोड़ तो नहीं दिया है। जैसे कि हर एक लाइन में क्वेश्चन था। देखो व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देना है, चार्ज पर यूनिट टाइम। फिर नेम एंड डिफाइन इट्स यूनिट, यहाँ पे उसको डिफाइन करना है, एम्पियर बताना है और एम्पियर को डिफाइन भी करना है। उसके बाद इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अगर इलेक्ट्रॉन बी से फ्लो कर रहा है तो करंट ए से बी फ्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हो गया इसी क्वेश्चन में। फिर उसके बाद था ये जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, कह रहे हो तो वही हो गया कि करंट हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। A steady current of 1 ampere flows through a conductor. Calculate the number of electron that flows through any section of the conductor in 1 second. तो ये 1 कूलम का पूछ रहा था एक्चुअली। 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलम 1 सेकंड में ट्रांसफर होगा। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 into 10⁻18। ये तो हमने किया है, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से आ गया। तो आपको करंट दे दिया है और टाइम दे दिया है, उसके हिसाब से चार्ज निकालेंगे, चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Q इज इक्वल टू एनी करके। करंट और टाइम से पहले चार्ज निकालेंगे जो कि 1 कूलम आएगा, और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए n इंटू ई कर देंगे तो n आ जाएगा। फिर गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ डेफिनेशन एक हो जाएगा और दूसरा उनके यूनिट्स फॉर्मूला हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। फिर व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू जूल्स, ये तो सेम था। फिर स्टेट ओम्स लॉ, तो यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन में भी। पहले आपको ओम्स लॉ को स्टेट करना है, लोग सिर्फ B इज इक्वल टू आई आर लिख के छोड़ दे रहे हैं, ये स्टेट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्टेटमेंट स्टेट करने का पूछेगा तो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट देना है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, ये उसका स्टेटमेंट है। फिर आप लॉ में आओगे ना कि हाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, पहले ये नहीं आया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट आप ये लिखोगे, फिर आपने इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू का साइन आया। क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछा राइट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर इट्स वैलिडिटी। इसकी एक कंडीशन नेसेसरी की टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी अपन ये लॉ को वेरीफाई कर पाएंगे। अदरवाइज टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा ना बार बार, तो उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना कि क्योंकि हम देखो वायर का लेंथ और एरिया तो चेंज नहीं कर पाएंगे एक्सपेरिमेंट में, और अगर टेम्परेचर को चेंज कर सकते, टेम्परेचर तो हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है ना तो आपके उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी बी और आई के बीच में। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी पार्ट में, हाउ इज दिस लॉ वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो इसका डायग्राम आपकी बुक में भी दिया है जिसमें अलग अलग ऐसे बैटरीज लगी हुई हैं, और पहले एक बैटरी को लिया, फिर 2 बैटरी को लिया, फिर 3 बैटरी को लिया। डायग्राम देखो आपकी बुक में होगा, रखिए एनसीईआरटी जल्दी निकालो, जिनके पास है निकालिए एनसीईआरटी, किसी के पास नहीं। देखो ये सेटअप है, पेज नंबर 204, पेज नंबर 204 में
एक्टिविटी 12.1, एक्टिविटी 12.1 में जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, वो है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन वाला डायग्राम। यही एक्सपेरिमेंट करके हम ओम्स लॉ के अलग अलग वोल्टेजेस पे अलग अलग करंट का रीडिंग नोट करेंगे एमीटर से, उसको प्लॉट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस, सॉरी टाइम एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस। और फिर यही पूछा था कि वो लाइन हमें क्या, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताती है। तो हर एक पार्ट का आंसर अलग से लिखना है वहां पे, समझ लो, अलग अलग लाइन में, ताकि उनको चेक करने वाले को दिखे कि आपने सारे आंसर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे। क्योंकि सबकी स्टेप मार्किंग होती है। मान लो हो सकता है 4 में एक आध गलत कर दिया होगा आपने, पर एक आध तो सही होगा, तो उसके तो नंबर मिलेंगे आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो 2 तो मिलेगा। उसको ऐसे पैराग्राफ में मत लिखो, पूरा अलग अलग लाइन में लिखो कि हाँ इस पार्ट का आंसर ये है, इस पार्ट का आंसर ये है। एरो दे दो, ऐसे ऐसे कर करके आंसर लिखो, ताकि उनको अलग से दिखे कि हाँ ये आंसर ये अलग लिखा है, ये आंसर अलग लिखा है, यहाँ आंसर अलग अलग लिखा है कि हाँ रेजिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच शोस व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो आप अलग से लिख दो। फिर एक आपसे पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, तो वो एक टाइम अलग लिख दो कि द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। और ग्राफ बनाना भी सिर्फ लिखना नहीं है, तो आपको ओम्स लॉ बोल दिया मतलब ग्राफ आना चाहिए बी और आई का। फिर ये डोमेस्टिक सर्किट वाला वही क्वेश्चन है। फिर ये सेवेंथ का एक पूछा था कि R1 R2 को सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगा सकते हैं। अब बस वही पूछा है कि दोनों में किसमें पोटेंशियल सेम होता है, किसमें करंट सेम होता है। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट आपका सीरीज में सेम हो जाएगा। ठीक है। और फिर अगला जो सर्किट था, ठीक है, ये तो लगभग सबका सही बना है। 5 और 10 पैरेलल में थे और 7 सीरीज में थे। तो बस ये है कि कुछ लोगों ने गलती क्या की है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के बाद इसको रेसिप्रोकल नहीं किए। देखिए आप अपनी आंसर शीट रेसिप्रोकल किया आप, उसमें भी तो निकालना था, इसीलिए रेसिप्रोकल नहीं किया। 10/3 को 3/10 आना था तो उसको 3/10 ही यूज कर लिए। कितना है इसका 5 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप ऐसे करते हो 1/5 प्लस 1/10, 3/10 होगा ना। किसी ने इसको ही यूज कर लिया डायरेक्टली, ये 1/RP है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तब 10/3 आएगा ना। और वही अगर प्रोडक्ट बाय सम करके करोगे तो फिर 1/1 करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, या तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करो तो 1/RP, ये याद रखना। लेफ्ट साइड में लिखोगे नहीं ना जब तक याद नहीं रहेगा। आपको ऐसे प्रॉपर लिखना चाहिए 1/RP इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करके 3/10 लाओगे ना तो आपको यहाँ पे 1/RP दिखेगा, जबकि हमको तो RP निकालना है। तो RP निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे। ये कॉमन मिस्टेक कुछ के पेपर में मैंने देखी कि उन्होंने रेसिप्रोकल नहीं किया, भूल गए रेसिप्रोकल करना, डायरेक्टली 7 के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी लास्ट क्वेश्चन में जूल हीटिंग इफेक्ट था यहाँ पे भी। ठीक है, बनाए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन लास्ट क्लास में कार्बन एंड कंपाउंड्स में होमोलोगस सीरीज पढ़े थे, है ना। वी हैव सीन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, ये भी देखे थे लास्ट क्लास में। एल्केन, एल्कीन्स, अल्काइंस, इनके जनरल फार्मूला, और वहीं से अपन होमोलोगस सीरीज डिफाइन किए थे, प्रॉपर्टीज दिखे थे कुछ होमोलोगस सीरीज की। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप में लिखना, it may be defined as an atom, it may be defined as an atom, it may be defined as an atom, it may be defined as an atom or group of atoms, or group of atoms which is responsible for, which is responsible for, which is responsible for the characteristic property of the compound, which is responsible for, which is responsible for the characteristic properties of
कंपाउंड, characteristic properties of the compounds. तो सब the chemical properties of the compound, the chemical properties of compounds are determined by the functional group, are determined by the functional group, are determined by the functional group. मतलब हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा हमारे कंपाउंड में कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो उनके कारण हमारे कोई हैलोजन भी हो सकता है। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये चार आपके हैलोजन होते हैं। कौन कौन से मैंने नाम लिया? एक फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन तो जानते हैं, है ना, पहले बीच में आते हैं। उसके बाद आपका एक होता है ब्रोमीन, नाम इसका भी सुने हैं, और आयोडीन, ये चार आपके हैलोजन होते हैं, ठीक है। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, हैलोजन, जेन का मतलब जनरेटिंग, हेलो मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स को हम हैलोजन बोलते हैं। और हमें पता है कि क्लोरीन वाला सॉल्ट सबसे कॉमन वाला सॉल्ट है NaCl, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं अपन हैलोजन, ठीक है। नाउ अगर कोई हैलोजन आपके कंपाउंड में लगा हुआ है तो पूरा आपका कंपाउंड हैलोजन की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? द एलिमेंट और द ग्रुप ऑफ एटम कनेक्टेड टू इट। आपके हाइड्रोकार्बन में कोई एटम लगा है या कोई ग्रुप ऑफ एटम लगा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, क्या होंगी। तो उसमें एक एग्जांपल ये है कि ये लग सकता है हाइड्रोजन की जगह। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्केन का सबसे पहला मेंबर ये लिखा था CH4, दिस वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूं तो बचेगा क्या? CH3, एक बॉन्ड कम है ना कार्बन की, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना सकता है, हो सकता है क्लोरीन के साथ, ये HCl आया। नाउ जब तक ये CH4 था ना, इट वाज बिहेविंग लाइक एल्केन, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की शो कर रहा था। पर जैसे ही हमने एक एटम ऐसा लगाया अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती हो गई हैलोजन पर। नाउ इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन। समझ में आ रहा है? तो इट इज अ एटम। लाइकवाइज कुछ ग्रुप भी होते हैं जो आके लग जाते हैं हाइड्रोजन की जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 के साथ एक ग्रुप लग गया OH। अभी ग्रुप है ना, ग्रुप के बोल रहा हूं कि दो एटम इसमें, यहाँ पे एक सिंगल एटम था, अभी अपन दोनों चीज लिखे हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ो, फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? अ फंक्शनल ग्रुप, या इट मे बी डिफाइंड एज एन एटम, एटम इसके लिए बोल रहे हैं, और ग्रुप ऑफ एटम जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, ठीक है। अब जैसे ये OH है ना, तो इसको अपन कहते हैं अल्कोहल। ये क्या होता है? अल्कोहल नाम है इसका, इस फैमिली का नाम क्या है? अल्कोहल। जैसे इसको अपन हाइड्रोजन बोल रहे हैं, इसका नाम है अल्कोहल्स। अब ये सारी प्रॉपर्टी अल्कोहल जैसी शो करेगा। समझ गया डेफिनेशन? ठीक है, तो नीचे लिखना some important functional groups are, some important functional groups are, some important functional groups are, first लिखना अल्कोहल, अल्कोहल, इसका हाइफन डाल के लिखो। This contains, this contains, this contains, this contains an OH group। O के आगे ऐसा एक बॉन्ड लगाना, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्ट होगा ना जाके। It contains an OH group it contains an OH group, ठीक है। एक चीज और इसी में लिखना, एल्केन माइनस हाइड्रोजन। अगर आप एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे ना,
तभी तो OH आके जुड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन जब तक CH4 था ना, तब तक कार्बन अपनी 4 बॉन्ड बनाए हुए था। Cl कैसे आया या OH कैसे आया, एक हाइड्रोजन को हटना पड़ा तभी आया Cl या OH। इन द सेम वे यहाँ पे भी अपन एल्केन में से एक H हटाएंगे, जब ऐसा हट जाता है ना तो इसका नाम होता है एल्किल। क्या बोलते हैं इसको, एल्किल, एल्काइल, अल्किल, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं R से, ठीक है। अल्काइल इज डिनोटेड बाय R, इसको लिख लो। ठीक है, नॉमेनक्लेचर देख के थोड़ा सा अपन, फिर अपन ना इसका नॉमेनक्लेचर देख के फिर आगे बढ़ते हैं। एक हेड डालना मेन, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का ऐसे हिंदी में नहीं होता है नामकरण, है ना, इसका नामकरण करना है अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो अपन इसको नाम कैसे देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे हमारे नाम में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ना, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होते हैं ना। कोई कुमार नहीं लिखता है तो मिडिल नेम नहीं होगा, तो सिर्फ फर्स्ट नेम और सरनेम होगा, ठीक है। तो लाइकवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के भी 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 टाइटल होते हैं। एक होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट, उसके आगे उसके मतलब बाद में लगने वाली चीज को हम कहते हैं सफिक्स, जो बाद में लग रही है सफिक्स, और जो पहले लग रही है प्रीफिक्स। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब वर्ड रूट हमें क्या बताता है, ध्यान देना। वर्ड रूट हमें बताता है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अर्षित बुंगारी सबसे जबकि ले रहा है, वर्ड रूट हमें बताता है कि आपके कंपाउंड में कितने कार्बन है। अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं मिथ। वर्ड रूट क्या यूज करते हैं अपन, मिथ के आगे एक डैश लगाया क्योंकि ये इसके आगे कुछ ना कुछ सफिक्स आने वाला है, इससे डैश लगाया, समझ रहे हो। अगर 2 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं इट, अगर 3 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं रॉक, 4 कार्बन के यूज करते हैं हम ब्यूट, BUT है वो ना। 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं अपन पेंट, 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, फिर 8 के लिए हो जाता है ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, एंड 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक बोलते हैं, 12 के लिए डूडेक बोलते हैं, डोडेक, ठीक है। खैर अभी 10 तक ही समझो ना, समझ रहे हैं। तो जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से हम वर्ड रूट यूज करेंगे। तो उस हिसाब से मीथेन, सॉरी CH4 में कितने कार्बन है, एक, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की, ठीक है। पहले सफिक्स देखते हैं। सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन की, या कार्बन कार्बन की डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, मतलब एल्कीन है या अल्काइन है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स यूज करते हैं एन, क्योंकि एल्केन के लास्ट में क्या आता है, एन। और अगर डबल बॉन्ड्स हैं उसमें तो अपन यूज करते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन यूज करते हैं आइन, क्योंकि एल्कीन में इन है लास्ट में और अल्काइन में आइन है लास्ट में। सफिक्स समझ रहे हो क्या, मतलब अगर आपका कंपाउंड में एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स विल बी एन। क्या यूज करेंगे, एन। तो मीथेन, इसको मीथेन बोल सकते हैं। फिर मिथ क्यों बोले, क्योंकि एक कार्बन था, और एन क्यों लगाए, क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है CH4। समझ में आ रही बात, हाँ।
इन कब लगाएंगे? जब डबल बॉन्ड होगी इसमें, और आइन लगाएंगे जब उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम बताओ, कितने कार्बन है? दो। इथ होगा, इथ उसका वर्ड रूट इथ होगा, और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इथीन। क्या नाम होगा इसका? इथीन। समझ में आ रहा है नाम? लाइकवाइज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा? अभी भी दो कार्बन है ना, तो इथ और आइन, इथाइन। प्रोपेन कहां से हो गया? ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, तो ये तीन मतलब तीन बॉन्ड नहीं है, तीन कार्बन नहीं है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो वर्ड रूट यूज करेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। समझ में आ रहा है ना? दूसरा सेकेंडरी सफिक्स ना हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, जो भी अपन इसमें लिखेंगे। अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, तो अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करना है वो अपन इसमें लिख लेंगे। लाइकवाइज और जितने भी अपन फंक्शनल ग्रुप आगे पढ़ेंगे उनके सफिक्स प्रीफिक्स लिखते चलेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आपको बताता है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालना? अपन नॉमेनक्लेचर लिखो ना, ठीक है, इसमें लिखना। अच्छा, ये नॉमेनक्लेचर दिया किसने था, ये तो मैं बताने ही भूल गया। IUPAC आपका एक यूनियन है केमिस्ट्री का, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। तो ये जितने भी नेम्स के जो रूल है ना, वो सब IUPAC ने दिए। तो ये जो नेम मैंने लिखा है, इथीन, इथाइन, मीथेन, ये सब इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम है। क्या है? IUPAC। कॉमन नेम्स भी होते हैं, कॉमन नेम्स भी होते हैं कंपाउंड्स के। जैसा हमारा भी निकनेम होता है, रियल नेम होता है ना, वो निकनेम से हमको बाहर कोई नहीं जानता, सिर्फ घर वाले जानते हैं। इन द सेम वे वो कॉमन नेम को सब कोई नहीं जानता, वो बस वही के लोग जानेंगे जहां वो कंपाउंड डिराइव हुआ है, जहां से वो बना है। ठीक है, इसलिए IUPAC नेम लिखना जरूरी है, क्योंकि वो नाम पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। हर कोई मीथेन को CH4 ही लिखेगा, पर मीथेन के अलग अलग कॉमन नेम हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कॉमन नेम हम स्कूल में नहीं चलाते ना, स्कूल में हम अपना रियल नेम चलाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो रियल नेम का इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही यहाँ पे IUPAC नेम का एक इंपॉर्टेंस। तो क्या रियल नेम में हमारा एक स्ट्रक्चर होता है ना, कि हम अपना नाम ऐसे ही लिखेंगे, पहले टाइटल लिखेंगे, फिर फर्स्ट नेम होगा, फिर मिडिल नेम होगा। बट कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, कोई भी प्यार से कुछ ही बुला लेता है ना। देखिए, आज कोई चिंटू बुला रहा है, कोई मिट्टू बुला रहा है, कोई गोलू बुला रहा है, कोई सोनू बुला रहा है। कॉमन नेम का कोई भी रूल नहीं। ठीक है, इसलिए कॉमन नेम को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या यूज होता है? IUPAC। ठीक है, नॉमेनक्लेचर लिखो ना, नॉमेनक्लेचर के आगे ना IUPAC भी लिख लेना। नॉमेनक्लेचर लिखो ना जहां पे, उसी के लेफ्ट में IUPAC। IUPAC फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। That is IUPAC. That is IUPAC has given a set of rules. Has given a set of rules for naming an organic compound. For naming an organic compound. For naming an organic compound. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अकॉर्डिंग टू IUPAC, according to IUPAC, according to IUPAC, the name of organic compound consists of, according to IUPAC, the name of organic compound consists of, comprised of, name of organic compound
is comprised of is comprised of first लिखना word root, second लिखना prefix and third suffix ठीक है। पहले वर्ड रूट के बारे में लिखेंगे, नीचे लिखो द वर्ड रूट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द वर्ड रूट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द वर्ड रूट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड tells us the number of carbons, tells us the number of carbons, tells us the number of carbons present in the parent chain. parent के ब्रैकेट में एक चीज और लिखना, present in the parent के ब्रैकेट में लिखना longest possible chain, longest possible continuous chain. parent chain के बगल में longest possible continuous chain, longest possible continuous chain. ये जो अपन लिखे ना कि हमें ये वर्ड रूट बताया कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका 4 कार्बन हो गया ना, तो इसके लिए मैं यूज कर लूंगा ब्यूट। मान लो यहाँ पे एक कार्बन और लगा है, हाँ यही चीज बता रहे हैं। पेन का अपन तब यूज करेंगे जब ये 5वां कार्बन भी इसके साथ कंटिन्यूस में लगा हुआ, कंटिन्यूटी में लगा हुआ। ये कंटिन्यूटी में है नहीं, आप अगर ऐसे आओगे तो आपको यहाँ वापस ऐसा जाना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूटी नहीं बोलते। अपन गेम खेलते ना कि एक इसको ड्रॉ कर अपना हाथ उठाए बिना, कैसे भी आप लोग कैसे थे, है ना, क्योंकि ऐसे जब टीचर पढ़ा रहे थे पीछे तो गेम खेल रहा था, अब वो टिक टैक तो खेलते थे या फिर वो पेन गेम खेलते थे, टाइम का वीडियो लगा था आप पेन फाइट जो भी, तो हम वो भी खेलते थे कि ये शेप बनाना है तुमको बिना हाथ उठाए या बिना उसको वापस उसी चीज में पेन नहीं चलाना है, एक और लाइन में। अब हो गया, हाँ ऐसे वाला कुछ ऐसा रहता है ना, ये वाला कुछ ऐसा। कितने बार हाथ उड़ाया ना मैंने, आपको बिना हाथ उड़ाए इसको बनाना है, ठीक है। तो इन द सेम वे कंटिन्यूटी चेक अपन ऐसे ही करेंगे कि आपको सीधा चेन में देखना है, सीधा जरूरी है, हर बार सीधा ही में ऐसा कुछ हो, है ना। ये भी हो सकता है यहाँ पे अगर ऐसा रहता तो आप इसको लॉन्गेस्ट पॉसिबल बोलते, पर ये कंटिन्यूटी में तो है ना, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस। जरूरी नहीं कि हर बार चेन जो है वो स्ट्रेट हो, पर चेन में नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए और वो चेन कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। तो इसमें जो आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है ना, वो कहलाती है आपकी पेरेंट चेन। जैसे अब यही 5 कार्बन जो अपन ने लिया है, इसमें ये कहलाएगी पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4। तो इसके लिए अपन वर्ड रूट यूज करेंगे। इसका क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना कि एक सी जो है वो ब्रांच, ऐसा ब्रांच लगा हुआ है, क्या है वो, ऐसा ब्रांच। ये मेन चेन है, उसका साइड, उसका ये साइड चेन सब्सिक्वेंट है या ब्रांच, ठीक है। ओके, हाँ तो ये लिख लो, ये टेबल बना लो। अगर एक कार्बन होगा तो मिथ यूज करेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑप, 9 नॉन, 10 डेक। वर्ड रूट के नीचे लिख रहे हैं ना ये चीज। तो क्या आगे डैश लगाना है ना, क्योंकि वो उनके आगे कुछ लगने वाला है। क्या लगने वाला है, सफिक्स। वो डैश का मतलब यही होता है।
और हर नाम में नहीं लगता, हर नाम में प्रीफिक्स का होना जरूरी नहीं है ना। किसी भी नाम में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना दो नाम तो रहता ही है, जैसे हमारे में भी दो नाम तो रहता ही है, एक नेम और सब नेम। मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है ना, किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, बट जो मैंडेटरी दो नाम है वो क्या है, फर्स्ट नेम एंड सरनेम। ये तो सबका रहता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सरनेम, है ना। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट हर कंपाउंड के नाम दूंगा, वो होता है वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मतलब ये बताएगा कि कितने कार्बन है, और अगर कार्बन होंगे तो वो कहीं ना कहीं तो बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे ना, इसलिए प्राइमरी सफिक्स तो हमें वही बताता है कि बॉन्ड कैसी है कार्बन कार्बन के बीच। सब सिंगल है तो एन लगा दो, एक भी डबल है तो इन लगा दो, एक भी ट्रिपल है तो आइन लगा दो। तो इसलिए वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम। उसका नाम में ये दोनों तो पार्ट रहेगा ही। प्रीफिक्स मे बी मे नॉट बी, डिपेंडिंग अपॉन कि कंपाउंड कैसा है, और सफिक्स जो अपन सेकेंडरी वाला लिखे उसमें भी अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ही वो आएगा, वरना वो भी सफिक्स नहीं आएगा। पर ये दोनों चीजें तो हम हर नाम में लिखते हैं। क्लियर है? ये हो गया वर्ड रूट। सेकेंड लिखना सफिक्स। सफिक्स उसका प्रीफिक्स भी होता है, बट वो अपन 11 से पढ़ेंगे, अभी के लिए सफिक्स बस। हाँ, अगला है सफिक्स। इसमें लिखना सफिक्स। सफिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। सफिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखना प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंड लिख लो सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस वेदर द प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस वेदर द primary suffix tells us whether the given organic compound is saturated ब्रैकेट में एल्केन लिख देना, और अनसैचुरेटेड ब्रैकेट में अल्कीन और अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना फॉर एल्केन द सफिक्स विल बी एन, और अब लिखते समय एन के आगे डैश आना चाहिए क्योंकि ये किसी के पीछे लगने वाला है। इसके पीछे कोई लगने वाला था इसलिए इसके बाद डैश लगाए, ये किसी के पीछे लगने वाला है इसलिए इसके सामने डैश लगाएंगे। फॉर एल्केन सफिक्स इज एन, सफिक्स इज एन, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डैश एन। फॉर एल्कीन द सफिक्स इज इन, स्मॉल ए एन ई, मैं लिखूंगा कैपिटल ए एन, सब स्मॉल लेटर में लिखना ना, ए एन ई सब स्मॉल लेटर रहेगा। ठीक है, then for secondary sorry can you for alkene the suffix is ene dash करके ene, and for alkynes the suffix will be ine। suffix will be ine। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसके। अपन तो तीनों पढ़े ना, एल्कीन अल्कीन अल्काइन पढ़े ही। तो एल्कीन के नाम क्या क्या हो जाएंगे, शुरू के पहले 5 का नाम लिखते हैं। CH4 का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन होगा। फिर अगला मेंबर क्या था, C2H6 का, H2 ऐड करते चलो, याद है होमोलोगस सीरीज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। फिर C3H8 इसका नाम प्रोपेन। समझ में आ रहा है क्या, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, बस यही लिख रहा है ना। फिर
C4H8 ब्यूटेन, हाँ सॉरी C4H10 ब्यूटेन। नेक्स्ट C5H12 पेंटेन। समझ गए? क्लियर है? लाइकवाइज एल्कीन के भी नाम अपन लिख सकते हैं। एल्कीन शुरुआत कहां से होता है? C2 से, है ना? C2H4, इसका नाम हो जाएगा इथीन। इथीन, समझ रहे हो क्या? फिर C3H6 प्रोपीन, ठीक है। उसके बाद C4H8 ब्यूटीन। और देखो यहां एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां ध्यान देना। जब मैं 4 कार्बन बना रहा हूं एल्कीन में, ध्यान दो, तो 8 हाइड्रोजन भी भर रहे हैं ना। बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर मैं यहां लगाता हूं तो बाकी हाइड्रोजन कहां कहां पे आएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए सबके 4 बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड यही है, ये कैसे पता चलेगा? नाम से। ये डबल बॉन्ड तो यहां भी बना सकता हूं मैं, बन सकती है ना ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इस तरफ। अगर यहाँ बनी तो यहाँ पे एक H बढ़ेगा और यहाँ का एक H कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कम होगा H। आप जो बोल रहा समझ में आ रहा है? तो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन भी तो चेंज हो सकता है ना। वो डबल बॉन्ड हो सकता है वो इन दोनों के बीच में होती। अब इन दोनों के बीच में बोलोगे तो फिर तो यही हो जाएगा। तो ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसी को घुमा दो तो ये बन जाएगा, इसलिए ये अलग नहीं है। बट फर्स्ट और सेकंड तो अलग है ना, क्या बोलते हो? तो ये चीज भी आपको अपने नाम में मेंशन करनी है कि हमारा डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में लगा है। एक्चुअली दोनों कार्बन का नाम नहीं बताते हम, या दोनों कार्बन का नंबर नहीं बताते हम, दोनों में से लोएस्ट का नंबर बताते हैं। जैसे अगर ये दोनों लिखा हूं मैं, तो इसको कार्बन नंबर 1 दूंगा, इसको कार्बन नंबर 2 दूंगा। तो 1 और 2 के बीच में लगी ना बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-1-ईन। क्या बोलेंगे? ब्यूट-1-ईन। और देखो लिखते समय ना, जब भी नंबर बीच में आता है ना तो हाइफन आएगा, और नंबर के बाद फिर से अगर अल्फाबेट लिख दो तो फिर हाइफन आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट-1-ईन। समझ में आया? और दूसरा का नाम क्या होगा? वो किस किस कार्बन के बीच में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप यहां से नंबरिंग करोगे तब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही मिलने वाला है। सेकंड, थर्ड ही मिलने वाला है। तो 2 और 3 के बीच में है ना, तो लोएस्ट कौन सा है? 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट-2। समझ गए? देखो जब भी 3 से ज्यादा कार्बन है ना यहाँ पे अपने पास एल्कीन में, तो डबल बॉन्ड 2 जगह पे रह सकती है, या तो पहले दूसरे कार्बन के बीच में, या तो दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में। तीसरा चौथा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि तीसरा चौथा तो फिर पहला दूसरा ही हो जाएगा घुमा के, अगर आप देखोगे कंपाउंड को। तो समझ लो क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो उस केस में आपको अपने नाम में आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करना है। मतलब नाम ऐसा लिखना है कि उसको देख के आप स्ट्रक्चर भी बना पाओ। सिर्फ ब्यूटीन लिख दोगे तो आप डबल बॉन्ड कहां प्लेस करोगे? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ब्यूट-1-ईन लिखा है तो आप 1 और 2 के बीच में प्लेस करोगे, और अगर ब्यूट-2-ईन लिखा है तो आप 2 और 3 के बीच में प्लेस करोगे डबल बॉन्ड। दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों के नाम अलग अलग आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें मैंने क्यों नहीं किया प्रोपीन में prop-1-ईन या prop-2-ईन? आप खुद बना के देखो ना, 3 कार्बन है, प्रॉप है तो 3 कार्बन होंगे ना। एक जगह यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी यहाँ पे H2, ये यहाँ पे H3, और यहाँ पे ये H। सही है। अब अगर आप इस डबल बॉन्ड को यहां भी लगा दो तो वो सेम ही चीज रहेगी, बस आपने बस घुमा दिया कंपाउंड को, दैट्स इट। तो ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, आप इसको घुमा दोगे तो यही आ जाएगा, बट यहाँ पे इसको घुमाने से ये नहीं आएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए प्रोपीन प्रोपीन ही होता है, उसमें आप 1 और 2 नहीं बना सकते। नो वन कैन मेक दैट। prop-1-ईन ही है तो prop-1-ईन ही रहेगा, prop-2-ईन होता ही नहीं, इसलिए 1-ईन भी बताना जरूरी नहीं, क्योंकि prop-ईन होगा तो prop-1-ईन ही होगा, prop-2-ईन तो होता ही नहीं है। बट ब्यूट का 2 पॉसिबिलिटी है, ब्यूट-1-ईन भी हो सकता है, ब्यूट-2-ईन भी हो सकता है, इसलिए यू हैव टू मेंशन द नंबर आल्सो इन योर नेम। और नंबरिंग हमेशा कैसे करेंगे?
ऐसा नंबरिंग करना है जिससे जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है उनको कार्बन को कम नंबर मिले, उनको नंबर कम मिले। तभी तो अपन ने नंबरिंग यहां से चालू करी 1 2 3 4, ना कि 1 2 3 4। और ब्यूट 3 इन कभी नहीं कर सकता, या तो ब्यूट 1 इन बनेगा या तो ब्यूट 2 इन बनेगा। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो नंबरिंग हमेशा हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्डेड कार्बन को कम नंबर मिले, ना कि वहां से जहां से डबल बॉन्डेड कार्बन को ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है? लाइकवाइज देखो, 5 कार्बन के लिए पेंटीन होगा। अब पेंट 1 इन भी हो सकता है, पेंट 2 इन भी हो सकता है। 3 नहीं होगा, फिर वो यहां से काउंट कर दो, 2 इन ही कह रहा है। तो पेंट में भी 2 नाम हो सकते हैं, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन। दोनों जगह भी बॉन्ड हो सकती है, पर हमको वो नहीं पढ़ना है कि अगर दोनों दो डबल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा, या दो तीन ट्रिपल डबल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिलहाल अपन ये बात करते हैं, पेंट अगर है तो बॉन्ड यहां हो सकती है, या तो फिर डबल बॉन्ड यहां भी हो सकती है। इसका फॉर्मूला C5H10, C5H10। कंटीन पूछ रहा हूँ, कंटीन नहीं, कंटीन पूछ रहा हूँ। C5H10, तो ये हो जाएगा पेंट 1 ही, ये हो जाएगा पेंट 2। दिस विल बी पेंट 1 इन एंड दिस विल बी पेंट 2 इन। समझ गया ना क्यों नंबर लिखना जरूरी है? क्योंकि अगर आपने नाम लिखा है तो आप उस नाम को देख के स्ट्रक्चर बना पाओ, और वही स्ट्रक्चर बनाओ जिसका नाम उसने लिखा है। ऐसा ना हो कि उसने ब्यूट 1 इन लिखा है और आपने ब्यूट 2 इन बना दिया। समझ में आ रही बात है ना? इसलिए नंबर मेंशन करना जरूरी है। हाँ, अगर से नंबर मेंशन कर दिया कि ब्यूट 1 इन है मेरा, तो और आपको समझ में आ रहा है कि पहला और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। और ब्यूट 2 इन लिख दिया तो ब्यूट दूसरे और तीसरे के बीच में बना लीजिए डबल बॉन्ड। ठीक है, ये लिख लियो एग्जाम्पल में। कि फोर्थ का भी लिखना, दोनों एग्जाम्पल लिखना, फोर्थ का भी और फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन में भी। ठीक है, एन के लिए पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, सभी बॉन्ड सिंगल। बट डबल ट्रिपल जहां आएगी ना, आपको बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होगी। एम आई क्लियर? ऊपर जो अल्कोहल स्टार्ट किए थे ना फंक्शनल ग्रुप, को कट ही कर देना, उसको फिर बाद में वापस लेंगे, तो वापस लेते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का अगर डेफिनेशन रहने दो, वो जो सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप लिखे हो ना, उसको काट दो। अपन पहले नॉमेनक्लेचर करके फिर फंक्शनल ग्रुप का टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन लिखे रहने देना, डेफिनेशन मत काटना। ठीक है, और वो अल्कोहल जो लिख दिए थे ना पहला, तुमको याद है कि पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, फिर अपन अल्कोहल का भी नामकरण कर देंगे एक साथ। ठीक है, समझ रहे ना? उसका अपन आगे पढ़ेंगे अभी। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन। ठीक है, 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप अपन को पढ़ने इस चैप्टर में। ये क्लियर है सबको? लाइकवाइज एल्काइन के भी 5 नाम लिख लो, पहले 4 मेंबर्स, 2 3 4 5 वाले एल्काइन के। एल्काइन, ये तो एल्कीन हो गए ना। अल्काइन पहला मेंबर का फॉर्मूला क्या है? C2H2 का नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूट भी, ब्यूट के 2 हो सकते हैं, 1 आइन 2 आइन। फिर पेन के भी 2 हो सकते हैं, 1 आइन 2 आइन। समझ गए क्या? अरे फॉलो कर रहे हो? ये एल्कीन के इनके सबके नाम और स्ट्रक्चर बनाए हो ना, ये जितना मैंने यहाँ लिखा है, कि सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिए। पेंट 1 इन, पेंट 2 इन बनाओगे तो स्ट्रक्चर तब तो समझ में आएगा। पेंट 1 इन का मतलब क्या होता है कि द बॉन्ड इज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, एंड पेंट 2 इन का मतलब है द बॉन्ड इज इन बिटवीन टू सेकंड एंड थर्ड कार्बन।
हो गया। अल्काइन लिखिए 4 मेंबर, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूट 1,2 पेंट 1,2। हाँ पेंट 1,9 पेंट 2 दो। हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारे सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स की, है ना। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में एक लाइन लिख रहे हो अभी। सेकेंडरी सफिक्स आर secondary suffix are used secondary suffix are used when there is any functional group attached, when there is any functional group attached, when there is any functional group attached, when there is any functional group attached to the organic compound, to the organic compound, to the organic compound. चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। इंग्लिश ऑफलाइन